सवाल अच्छा है, देखो इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है इस बुक में और सवाल अच्छा है। ओके, हाँ, ये 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 3 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कितना, ये लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये चला यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसका मास जो है कितना है, 30 kg है। ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास है, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रही है बात? ओके, ए टू बी मतलब ये ए से बी तक गया ये ब्लॉक, इसका नाम सी डाल देते हैं। ओके, तो पहला बात पूछा क्या गया कि द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग ब्लॉक ए टू बी, तो ए से बी तक जाने में इस फोर्स से कितना काम होगा ये बताना हमको। तो सबसे पहले देखो हमें क्या देखना है, फोर्स कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, और जा कहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 3 मीटर कर रहा है। सोचो फिर से कि ये फोर्स यहां से यहां तक गया। ठीक है, ये बात यहां से यहां तक फोर्स लगा। ठीक है, और डिस्टेंस यही है, 3 मीटर का है। तो हम इसको या ऐसे बनाए या इसको ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बना लो। किसी भी पोर्शन पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस 3 मीटर कर रहा है। तो हमको पता है दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, एंगल 0। दोनों का सेम डायरेक्शन में एंगल 0, तो यहाँ पे दोनों में एंगल 0। तो क्या होता है वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे, एफ कॉस थीटा। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं हमको। याद हुआ फॉर्मूला, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 20 कितना, कॉस 90 कितना, वो नोट कीजिए। ओके, तो एफ की बात करें कितना, 200 इंटू एस कितना, 3 मीटर, तो ये हो गया 600 जूल। पहला का आंसर। दूसरा की बात करें, बी में क्वेश्चन क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द ब्लॉक। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इसके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये बताओ। गुड, mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। तो मास कितना है इसका, 30 kg। जी कितना, 10 के बराबर लेते हैं। h कितना, हाइट कितना ऊपर गया, 1.5, इतना हाइट ऊपर गया है ना, तो 1.5 हो जाएगा ये। तो ये उड़ेगा 10 से कट जाएगा कितना, 450 जूल। ये हो गया इसके पास। क्या तो क्लियर है? ओके, थर्ड में क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकाउंट फॉर द डिफरेंस इन द वर्क डन बाय द फोर्सेज एंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ओके, अब कह रहा है क्या कि ये बात हम यहां से लेके गए इसको यहां तक। ठीक है, तो वर्क को करना पड़ा 600 जूल, लेकिन इसमें एनर्जी कितना आया, 450 ही आया यहाँ पर रखने के बाद, है ना। अब इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है, यहाँ से जितना दूरी ले गए, जितना वर्क किए इस पे, उतना इसके पास एनर्जी आना चाहिए, है ना। तो बाकी एनर्जी गया कहाँ, फिर से सोचो कि इसको हम क्या हुआ, इसको हम 600 जूल एनर्जी देके यहाँ तक पहुंचाए, लेकिन इसके पास कितना आया, 450 जूल ही आया। तो फिर ये और कुछ कितना 150 कहाँ चला गया। तो देखो इसको जो ले जाने में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा था, कौन सा, जो इसके रिलेटिव मोशन का फोर्स कर रहा था, है ना, जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो जो हीट एनर्जी था, वो हीट एनर्जी इसका एनर्जी कुछ क्या किया, डिस्ट्रॉय करके, ठीक है, जो यहाँ तक पहुंचाना था, जो एनर्जी यहाँ तक पहुंचाना था वो नहीं मिल पाया इसको। ठीक है, बात समझ रहा है कि यहाँ पे मिलना था इसको 600 जूल। 600 जूल नहीं मिलने की वजह से, क्यों नहीं मिला, कि कुछ एनर्जी इसका चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है ना, फ्रिक्शन, तो वो हीट बना के खत्म कर दिया, है ना। तो हीट एनर्जी में वो वेस्ट हो गया। पहले स्टार्टिंग में याद करो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लेना था, डिस्प्लेसमेंट ये होता, फोर्स ये लेते, तब हम इस एंगल का यूज करते। तो तुम चाहो ये भी ले सकते हो, इसका एंगल निकालो पहले, एंगल कितना होगा, थीटा निकालना चाहो निकाल सकते हो, कितना होगा बताओ। इसमें लगा लो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी बैच। साइन थीटा क्या होगा, 20/30। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ये p, तो 1.5/3, इस 1/2 हो गया।
तो थीटा कितना, साइन थीटा 1/2 मतलब थीटा कितना, अच्छा ये थीटा हो तुम्हारा 30 डिग्री, क्योंकि देखो क्या बताते हैं कॉस जो 60 पे होता है वैल्यू वही साइन 30 पे होता है ना। हाँ तो ये एक्सचेंज वाला वैल्यू होता है, तो थीटा 30 हो गया, तो थीटा तुम 30 ले सकते हो। अब तुम चाहो तो ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस अगर तुम निकाल लो ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये फोर्स होगा, दोनों के बीच का लगा लेना एंगल एफ एस कोस थीटा। बात समझो फिर से, तुमको अगर ये निकालना है तो इसमें भी देखो वही चीज आने वाला है, तो हमको क्या चाहिए पहले ये चीज चाहिए है ना। तो ये डिस्टेंस हमको एसी नहीं पता एसी कितना हुआ, तो एसी हम निकाले कितना होगा, कैसे निकाले कॉस थीटा लगा के है ना। ओके तो कॉस 30 का वैल्यू कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा बी बाय एच, मतलब एसी बाय ओके एसी बाय 3 एच है ना। तो कॉस 30 कितना होता है, क्या होता है 1/√3/2। तुम लोग वैल्यू सब खा पी गए अरे। तो एसी कितना हो गया बताओ 3√3/2, तो ये होगा तुम्हारा 3√3/2, ये वैल्यू एसी का आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट ये फोर्स ये बीच में एंगल 30 लगा दो एफ एस कॉस थीटा, तो क्या हुआ यहाँ पे एफ कितना 200 एफ कितना 3√2 3 × 3√2 ये है कॉस थीटा, कॉस कितना कॉस 30 है ना, तो कॉस 30 कितना होगा हाँ √3/2 ना, तो √3/2। अब देखो कितना आता है इसको काटने के बाद, ये 4 कितना होगा 50 और ये कितना होगा 9, तो 50 × 9 450 जूल तब भी होगा। तो हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों ले जाए, है हमें तो बस दिख रहा था फोर्स डायरेक्शन वगैरह डिस्प्लेसमेंट फ्री दे रखा डायरेक्शन में, अगर ये नहीं देता ये देता है ना, तो फोर्स देता तब लगाना था हमको ये चीज है ना। तो ये फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल देख लो 30 डिग्री। हमें सबसे पहले देखना क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना, फोर्स किधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है ना, उनके साथ यहाँ पे लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। बात है समझ में ओके। इसको मिटा दे हम, कुछ आया थोड़ा वी विल डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे ना। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में अगर सेंड नहीं भी करोगे तो जिसको जरूरत है या बोलेगा तभी सेंड कर देना है ना। ओके चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है देखो, पोटेंशियल एनर्जी होता है अगर मान लो किसी बॉडी को है ना किसी एक हाइट तक ले जाए तो इसका जो पोजीशन में चेंज होने की वजह से इसमें जो एनर्जी आएगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी है ना। हाँ पोजीशन पहले यहाँ था फिर यहाँ का आया फिर इसको और ऊपर ले जा सकते हो, तुम कहीं भी लेके जा रहे हैं तो उसका पोजीशन क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं ना। तो एनर्जी गेन बाय ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ना। तो कह सकते हैं gain by due to position of an object, ठीक है, that is called potential energy। इसको शॉर्ट में पी बोलते हैं ठीक है। अब ये कितना होगा किसी बॉडी में वो हम कैसे नोट करेंगे, मान लो एक बॉडी ए है, ए पोजीशन पे पहले था फिर इसको हम बी पोजीशन में लेकर आए और इसका हाइट जो है यहाँ से यहाँ एच है। अच्छा हाइट कहाँ से लेंगे इसके बीच से लेंगे, हाइट क्या लेंगे इसके बीच से और इसके बीच से ना कितना चेंज होगा ये हम बोलेंगे हाइट ठीक है। तो ये हो गया हाइट मेरे पास ठीक है, इसका मास m है, इस बॉडी का मास m है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बॉडी को वर्क करना पड़ा उसको देखो ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कितना करा बॉडी पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो गया कॉस थीटा। अब देखो बॉडी को हम लेके जा रहे हैं ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, तो एंगल कितना थीटा विल बी 0
दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ओके, अब देखो फोर्स क्या हो गया, mg के बराबर क्या था, फोर्स mg के बराबर, और h कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हो गया, तो ये वर्क डन कितना हो गया, या इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, mgs के बराबर। तो दिस बॉडी गेन द पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का तुम लोग ध्यान रखना, और इससे पहले तुम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, वो भी ध्यान होना चाहिए तुम लोगों को, वो भी याद रखना तुम लोगों को। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये बात, mgh पोटेंशियल एनर्जी हुआ है ना। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चीजें समझना है ना, इसको मिटा दे। वैसे पोटेंशियल एनर्जी का कुछ टाइप होते हैं, क्या होते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो किसी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, या वाटर को हम हीट करें, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसमें स्टोर हो रहा है। बात समझ रहे हो, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो अगर हम किसी वाटर को हीट करें तो वाटर के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या, तो वो वाइब्रेट करने लगता है, रैंडमली मोशन में आ जाता है ना। इसके मोशन को, इसके जो पार्टिकल है उसमें आता है काइनेटिक एनर्जी। बात समझो, इसका जो मोशन है, वाटर को जब तक हम हीट नहीं कर रहे तब तक उसका वाटर रैंडमली रुका हुआ रहता है। अगर हम हीट करें तो हीट करने से इस वाटर में क्या होता है, आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसका एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इस मॉलिक्यूल में आ गया काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए अगर ज्यादा हीट हो जाता है वाटर और इसमें हम अपना उंगली डालते हैं तो हमें बहुत जोर से झटका लगता है, ऐसा होता है क्या, क्यों, तो ये हिट करता है हमारे फिंगर को, इतना स्पीड में ये हिट करता है तो हमें लगता है क्या कि मेरा उंगली जल गया है, इस टाइप से। तो इसमें होता है काइनेटिक एनर्जी। बात समझो फिर से, और ये ओवरऑल पूरा सिस्टम में क्या होता है, पूरा सिस्टम की बात करें तो इसका हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसके मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के पोजीशन में चेंजेस हुआ है ना। तो ये हो गया इसके अंदर से एक सिस्टम में जो पूरा बना इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वाटर को हम हीट किए तो इसका क्या बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी। किसी रबर की या स्प्रिंग की बात करें, इस रबर या स्प्रिंग को अगर हम खींच के छोड़ दें तो इसमें क्या आता है, खींच दें तो इसमें आएगा एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। खींचने के बाद, हाँ, खींच के फिर छोड़ देंगे तो अपनी जगह पा जाएगा, ठीक है। जब तक ये खींचा हुआ रहेगा, इलास्टिक रहेगा, तब तक इसमें एक एनर्जी आएगा, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी बॉडी को खींचो ऊपर की ओर तो उसमें एक स्टोर होता है एनर्जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, किसी बॉडी को तुम यहां से ले जाओ, नीचे से ऊपर की ओर ले जाओ, उसको तुम छोड़ दो तो उस बॉडी में आ जाएगा मोशन। मोशन से क्या बन गया, उसमें काइनेटिक एनर्जी। वो आया कहां से, क्योंकि हम उसमें पहले एनर्जी दिए। देखो सबसे पहले बात समझो, इस बॉडी को हम नीचे से ऊपर खींच रहे हैं, है ना, इसको ऊपर जो लेके जा रहे हैं हम, तो इसमें क्या आ रहा है, एक एनर्जी आ रहा है। कौन सी एनर्जी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके पोर्शन के चेंजेस की वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, और जब भी इसको हम रिलीज करेंगे यहां से तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे इसमें वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसमें धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी चेंजेस होगा, पोटेंशियल से चेंज होगा इसमें काइनेटिक। तो जो नीचे जाते जाते इसका स्पीड फिर टकराने से जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अब फिर वो एनर्जी जाएगा कहाँ, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, गिरने के बाद आवाज करता है तो वो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो होता है ना, अभी इसको बढ़ाएंगे कंजर्वेशन एनर्जी, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये बात तुमको समझना है कि किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, अब रिस्पेक्ट की बात करें, किस रिस्पेक्ट के, अब ग्राउंड से ऊपर ले जाएं तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम उसको देखते हैं। अब वैसे एक्चुअली ग्राउंड को ही मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर हम बोल दें किसी बॉडी को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर ले आए और उसका वजन है 10 kg, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, ये तुम बता सकते हो? ग्राउंड से ऊपर हाँ, 5 kg की बॉडी को ग्राउंड से ऊपर ले आए 10 मीटर, ठीक है, तो कितना आया उसमें 500 जूल, है ना। तो देखो 5 kg का बॉडी है, इसको 10 मीटर ऊपर ले आए, जी का वैल्यू ले लो तुम 10, तो कितना आएगा वर्क डन एनर्जी इस पे, या पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इस पे, mgs के बराबर। तो mgs कितना हो गया 5 इंटू 10 इंटू 10 500 जूल,
ठीक, ये बात समझ में आया? अच्छा, एक एप्पल यहाँ रखा हुआ है और एक छत पे रखा हुआ है, दोनों में किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? छत पर ज्यादा होगा, तो हमको छत पे लेके जाना मतलब ले जाके खाना चाहिए था एप्पल को। अरे तो वही तो तुम लोग बोला, अरे तो वही तो बोला अभी, एक यहाँ पे रखा हुआ एनर्जी, मतलब एक एप्पल यहाँ रखा हुआ है, एक छत पे रखा हुआ है, दोनों बराबर होगा। क्यों? एक का हाइट देखो, mgh दोनों पे लगाओ। चलो ठीक, हम बताते हैं, एक एप्पल यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, दोनों में किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? ये ग्राउंड से ज्यादा, ये 5 मीटर पे है, ये 2 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से। अब बता तुम लोग किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? इसमें ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये 7 मीटर ऊपर है और ये 2 मीटर ऊपर है, इनफैक्ट इसमें ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। तो अब बात समझ लो तुम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसको खाना ज्यादा बेटर होगा? छत पे जाकर खाना ज्यादा बेटर होगा या नीचे में खाना ज्यादा बेटर होगा? अबे ढक्कन, छत पे जाओगे खाने के लिए तो तुम्हारा एनर्जी उतना वेस्ट हो ही जाएगा ना, एनर्जी तो तुमको ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो छत पे जाने ही तुम्हारा एनर्जी खत्म होगा, इतना ही तो खत्म होगा तुम्हारा एनर्जी खत्म। बात समझ लो, इनफैक्ट इससे ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो फिर सोच लो कि कहाँ फायदा होगा, है ना। मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉडी को ऊपर लेके जाने में क्या हुआ कि हमने वर्क करा, कैसा वर्क करा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो एक हाइट तक इसको ले गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मेरा एनर्जी क्या हुआ, लूज हुआ, कम हुआ। कैसे? देखो सबसे पहले समझो कैसे हम काम कैसे कर रहे, फोर्स इस पे लगा रहे ऊपर mg के बराबर, लेकिन जो अर्थ है इसको लगा रहा है नीचे फोर्स, अर्थ इस पे नीचे लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर कर रहे हैं, है ना। तो mg जो है, हम इतना फोर्स अगर ऊपर लगाएंगे तभी तो ये ऊपर जा पाएगा, है ना। लेकिन अर्थ इसको नीचे खींच रहा है, तो हम अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के अगेंस्ट काम करने से मेरा एनर्जी लूज हो रहा है, तो मेरा एनर्जी नेगेटिव, लेकिन इस पे जो वर्क हुआ पॉजिटिव, इसको मिला पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन मेरा एनर्जी हो गया नेगेटिव, है ना। बात समझो, ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम दो अलग अलग चीज होता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द सिस्टम, व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये अभी तुम लोग को ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन 11th में ये बहुत सारे काम करेगा, है ना। तो ये समझ लो कि सिस्टम पे कितना काम हुआ, ठीक है, बात समझ रहे हो। सिस्टम पे कितना काम हुआ तो ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। सिस्टम पे कितना काम किया गया, कोई आदमी काम किया तो वो हो गया उसका नेगेटिव का, बात समझ रहे हो ना। तो सिस्टम पे काम करने वाला जो आदमी था उसने खुद का एनर्जी को लूज करा और इसको एनर्जी दिया, तभी तो यहाँ पे आ पाया, बात समझ रहे हो ना। तो इसको मिला एनर्जी, इसलिए इसका एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। और जो काम किया इसको ले जाने यहाँ से यहाँ तक, उसका एनर्जी क्या हुआ, घट गया, ठीक है। तो उसका एनर्जी हो गया नेगेटिव। तो ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम ये दोनों जो है, ठीक है, बाय द पर्सन या जो भी इस पे काम करे ना, तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा इस पे जो भी काम करे उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो एनर्जी जो है कंजर्व होता है हमेशा, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होता है, एनर्जी का क्रिएशन ना होता है ना डिस्ट्रैक्शन होता है। हाँ, हालांकि ये 11th में पढ़ोगे, अलग बात है कि एनर्जी का कंजर्वेशन और डिस्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है आज के टाइम में, है ना। लेकिन बेसिकली जो है E=mc² साइंटिस्ट ये एल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या किसी भी एनर्जी को मैटर में, क्योंकि दुनिया में दो ही चीज है, क्या, एक एनर्जी और एक मैटर। तुम जहां भी देखो ये दो ही चीज मिलेगा तुमको, इसको छोड़ के कुछ नहीं मिल सकता, या तो एनर्जी मिलेगा या तो मैटर मिलेगा। जैसे लाइट, लाइट क्या होता है, एनर्जी, और ये क्या, मैटर, है ना। तो तुमको दुनिया में दो ही चीज मिल सकता है, या तो एनर्जी या तो मैटर, है ना, दो ही चीज होता है। तो इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन बताया था, ठीक है। हाँ क्या, मनुष्य क्या नालायक हो, ये भी पूछने वाली। किसी आदमी के पास दोनों एनर्जी हो, काइनेटिक और पोटेंशियल, हो सकता है क्या, कैसे, एग्जाम्पल दो। ऐसा कभी पॉसिबल, ये पॉसिबल, अ पर्सन हैविंग बोथ टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, if they are possess, then how can you give me the explanations or examples? Let's see, a body is moving on this inclined plane. अगर कोई आदमी इस पे चल रहा है ना, तो इसके पास धीरे धीरे कोई हाइट भी बढ़ रहा है इसका,
और ये चल रहा है किसी स्पीड से, इसके पास वेलोसिटी भी है ना दोनों, तो इसके पास ओवरऑल दोनों एनर्जी है। बात समझ रहे हो? तो किसी हिल पे अगर कोई आदमी चल रहा है तो उसके पास दोनों एनर्जी होता है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। क्लियर ये बात? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका हाइट भी बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ रहा है तो एमजीएस बढ़ रहा है, हाइट अगर बढ़ा तो एमजीएस बढ़ रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी है इसके पास, तो तुमको पता है कि किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। पता है ना? कल ही तो बताए थे, भूल गया क्या तुम लोग? याद है ना सबको? याद है ना? कुछ और क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें तो अर्थ मूव कर रहा है सन के चारों ओर, ये मान लो सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ अगर सन के चारों मूव करता है तो ये कितना काम करता है? ठीक है, कितना करता है? 0, कोई काम नहीं करता। क्यों? देखो मेन रीजन क्या है, अर्थ जो है, एक सन जो है इसको एक फोर्स लगाता है अर्थ को अपनी तरफ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम लोग कह सकते हो, दोनों के बीच में लग रहा है इधर, और इसका वेलोसिटी किधर? आगे, डिस्प्लेसमेंट इधर, हाँ साइड में जा रहा है, कहाँ साइड में? वहाँ कहीं भी जा सकता है, तो उसको खींच रहा है इसलिए। हाँ, इसलिए वो घूम रहा है ना, वही तो बता रहे हैं। तो सन की खींचने की वजह से घूम रहा है ना, सन के फोर्स की वजह से घूम रहा है, तो सन इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो तुम लगा लो ऐसा cos 90 कितना होगा? cos 90 कितना? 0। याद है ना तुम लोग को? cos 90 0 मतलब कितना? वर्क कितना होगा? 0। यहाँ तक अगर हम ये पहले बता चुके कि एक अगर बॉडी दूसरे बॉडी के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, मतलब क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मतलब एक आदमी सर पे अगर कुछ लेके चल रहा है ना, ये मान लो सर पे कुछ लेके चल रहा है ना, अजीब आदमी बन गया। चलो आगे और चल रहा है, ये कितना काम करेगा? कितना काम करेगा ये सर पे लेके कुछ चल रहा है तो ये कितना काम करेगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? चल रहा है आगे की ओर, कुछ भी मान लो, बस डिस्प्लेसमेंट किया, खबर लो। नहीं होगा, क्यों? चल तो रहा, बोले तो चल तो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किया चल के 0, क्यों? 90 क्या? सोचो, सही बोला था, सोचो कुछ 90 बनना है क्या? आदमी आगे चल रहा है, ठीक है, और फोर्स ऊपर लग रहा है, हाँ, इस पे mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच में एंगल कितना? 90, तो वर्क कितना होगा? 0। तो समझो तुम सर पे लेके कुछ चलोगे तो काम नहीं किए, है ना? ये बात नहीं है, काम होता है, लेकिन इस बोझ को उठाने में आदमी काम नहीं किया। बात समझो, इस लोड को उठाने में आदमी काम नहीं किया, लेकिन काम किया ये आदमी इनफैक्ट में कैसे? चलने में काम किया। चलने में कैसे काम किया देखो, अब बताते हैं। आदमी चलता कैसे है? आज को पीछे धक्का मारता है ना, तुम लोग न्यूटन के थर्ड में पढ़ोगे, इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, है ना? तो ये आदमी पीछे धक्का मारेगा, तो जस्ट उसके अपोज में ये आदमी को अर्थ आगे को धक्का मारेगा। तो अब देखो फोर्स पीछे, या अब ये आदमी आगे की ओर चला, अब डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, तो वर्क तो किया ना। हाँ, तो आदमी चलने में काम किया। अब ये आदमी बोझ लेके चला क्यों? हम इसको बोले चलने तभी तो चला, है ना? तो ये काम करता है, ठीक है, चलने के लिए काम किया, लेकिन ये इसके लिए कोई काम नहीं किया, है ना? हाँ, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो ये जो लोडिंग था इसके ऊपर, इसके वजह से काम नहीं किया, लेकिन चलने में ये काम किया। बात समझ रहे हो ना? देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो इस पे कितने टाइप का एनर्जी होता है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद दूसरा होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी ओटी,
बाद हो गया तुम्हारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कहाँ होता है? देखो कहीं के अर्थ जो होता है ना उसके अंदर में बहुत हॉट हो जाता है, हॉट होने की वजह से जो वहां से कुछ तुमको वोल्केनो जो एरप्शन होता है ना, वोल्केनो जहाँ निकलता है, तो उस जगह पे कहीं कहीं क्या होता है कि वो वाटर का ये फिल्ड किया जाता है, टैंक फिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है तो वो हॉट हो जाता है, वाटर इवोपरेट होने लगता है। तो वो जो इवोपरेट होता है ना वाटर, तो वहाँ जो निकलता है वाटर हाई स्पीड में, तो उससे टरबाइन सबको घुमाया जाता है, तो ये टरबाइन के घूमने से क्या होता है कि एनर्जी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी का काम होता है। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी हो गया तुम्हारा सी में, है ना। देखो ये सी सब में क्या होता है इसका जो, ठीक है, सी में जो हॉट होता है मतलब सन के रे से सी का जो ऊपर वाला लेयर होता है ये गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने से क्या होता है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है कि जल्दी, बहुत जल्दी क्या होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि इस हीट से क्या होता है कि ये गैस में आता है जो जल्दी से जैसे गैस किसी भी तुम लोग को पता है कि वाटर की बात करें उसको हॉट कर उसका प्रेशर बढ़ जाता है। कुकर में देखो वाटर को अगर गर्म करे किया जाए तो उसका प्रेशर क्या होता है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी उसमें निकलता एयर निकला तो कितना हाई स्पीड में निकलता है वो, है ना। उसमें इतना एनर्जी होता है कि सिटी को क्या करता है उठा देता है। तो अगर कभी भी क्या होता है ब्लास्ट होने का भी नाम सुना हो तुम, कुकर बंद हो गया तो ब्लास्ट हो जाता है, इतना एनर्जी होता है उसमें। तो वही होता है यहाँ पे, इसको एक किसी कंटेनर में डाला जाता है, जिससे क्या होता है इस कंटेनर से, इस हीट से इस कंटेनर में क्या होता है ये गैसेस कंप्लीटली इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, प्रेशर हाई होने की वजह से क्या होता है इससे निकलता है ये गैस हाई स्पीड में, जिससे क्या होता है टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन को घूमने के बाद क्या होता है इस गैस को फिर से नीचे भेज दिया जाता है, तो ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है फिर से इसको ऊपर ले जाया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है, फिर इसमें गर्म हो जाता है, फिर ये कंटिन्यू चलते रहता है साइकिल, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है ये अगर ऐसा कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसको तुम लोग 10th में डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो उसके बाद है टाइडल एनर्जी। उसके बाद हो गया वेव एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हो गया लाइट एनर्जी। अब ये सी के वेव से जो इससे एनर्जी जनरेट होता है उसको वेव एनर्जी बोलते हैं। हाई टाइड लो टाइड से होता है जनरेट एनर्जी, उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, उसका हो गया तुम्हारा हीट एनर्जी। ठीक है, अब तो बचा है तुम लोग को याद है साउंड एनर्जी। हाँ ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी के टाइप्स हैं कि हम बात करें किसी बॉडी की तो यहाँ पे है। ठीक है, इसके पास अभी एमजीएच ये एच हाइट पे मान लो ये बॉडी, जिसके पास अभी एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये नीचे गिरा यहाँ से, है ना, तो अगर नीचे गिर गया यहाँ से यहाँ तक तो इससे जस्ट टकराने से पहले इसके पास कितना एनर्जी होगा तो लोग बता सकते हो। ये भी इसके पास एमजीएच ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे एमजीएच मतलब कैनेटिक प्लस पी की बात करें तो टोटल एनर्जी हमेशा याद रखना कंजर्व होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे तो बॉडी के पास वेलोसिटी कितना जीरो है तो कैनेटिक एनर्जी कितना होगा, कुछ होगा जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो कैनेटिक एनर्जी कितना हाफ एम बी स्क्वायर पी जीरो, तो कैनेटिक एनर्जी जीरो, पी जीरो हो जाएगा तो पी हो जाएगा बस एमजीएच। अब यहाँ पे जस्ट टकराने से पहले वेलोसिटी कुछ होगा बॉडी को, लेकिन हाइट अप्रॉक्स जीरो,
टकराने जस्ट पहले की हम बात करें तो हाइट 0, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा, ठीक है। और यहाँ भी के प्लस पी करें तो तुम्हारा mgh ही आएगा। इसको प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट टाइम कैसे होता है कंजर्वेशन एनर्जी के तौर पे, ठीक है। लेकिन ये बात तो अभी तुमको बताना था, तो ये बात तुम समझ जाओ कि अगर किसी बॉडी को हम कहीं से ड्रॉप करें तो टोटल एनर्जी जो होता है किसी बॉडी में वो हमेशा कंजर्व होता है ना, वो हमेशा चेंज नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है। आता है समझ में?